ठीक है, अब हम लोग जो है एप्लीकेशन ऑफ divisibility by 2 4 ... सी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो इफ n is a even number, ठीक है, अगर n इवन नंबर है, सो इट शुड divisible by 4 or divisible by 2 and its square should be divisible by 4। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि अगर मैं बात करूं, एक इवन नंबर है 6, तो ये डिविजिबल बाय 2 है, ये डिविजिबल बाय क्या है, 2 है। एंड अगर मैं 6 का स्क्वायर करूं तो ये डिविजिबल बाय 4 होगा। भाई 36 4 से डिविजिबल हो जाएगा ना। ठीक है, तो अगर कोई नंबर इवन है तो वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा और उसका स्क्वायर हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नाउ लुक द क्वेश्चन इज इफ n इज a 3 डिजिट नंबर एंड n स्क्वायर जो गिवन है XYZ 54 दिया है, तो फाइंड करना है ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, हमको ये फाइंड करना है। तो टेल मी वन थिंग, n स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, n स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 है। तो अगर n स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 है तो n क्या होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, n जो है इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो n का अगर यूनिट डिजिट यहाँ पे 4 है तो जो n स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना है, 4 है, तो n क्या होना चाहिए, n का यूनिट डिजिट, तो n का यूनिट डिजिट या तो 2 होगा और या फिर 8 होगा। भाई तभी तो यूनिट डिजिट 4 आ सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि n जो है एक इवन नंबर है, अगर ये इवन नंबर है, ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। और अगर ये डिविजिबल बाई 2 है तो n स्क्वायर क्या होना चाहिए, तो n स्क्वायर डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। भाई n स्क्वायर क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। ठीक है, n स्क्वायर डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। अब देखो, अब वो नंबर, कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 4 तभी होता है जब उसके लास्ट के जो 2 डिजिट है ना वो डिविजिबल बाई 4 है। तो अगर 54 को मैं डिवाइड करता हूँ 4 से, 54 को मैं डिवाइड करता हूँ 4 से, तो डिविजिबल बाई 4 नहीं है। ठीक है, 54 डिविजिबल बाई 4 नहीं है, डिविजिबल बाई 4 नहीं है। तो इसका मतलब n स्क्वायर डिविजिबल बाई 4 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए ऐसी कंडीशन जनरेट हो। ठीक है, तो नो वैल्यूज ऑफ n, नो वैल्यूज ऑफ n। ठीक है, आंसर क्या हो गया, 0। ठीक है, कोई भी वैल्यू नहीं है n की जिसके लिए ये पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई होती हो। ठीक है, अब इसका सेकंड एप्लीकेशन क्या है, सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। सेकंड एप्लीकेशन इसका ये है कि
इफ n इज अ नंबर, ठीक है, n कोई नंबर है, ठीक है, एंड n स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ n, n स्क्वायर क्या है, इसका स्क्वायर है, ठीक है, देन लास्ट डिजिट ऑफ n स्क्वायर आर क्या क्या हो सकते हैं, ये हो सकता है 2, 2, 3, 7 और 8, ठीक है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। लास्ट डिजिट ऑफ n स्क्वायर आर, ये तो होगा नहीं, तो होगा क्या, क्या क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, और ना तो 2 हो सकता है, ना तो 3 हो सकता है, ना 7 हो सकता है, और ना ही 8 हो सकता है। ये सारी वैल्यूज़ नहीं हो सकती, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में ये वाली यूनिट डिजिट होगी। जैसे देख लो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यूनिट डिजिट कितना है 6, 5 का स्क्वायर 25, यूनिट डिजिट कितना है 5, 6 का स्क्वायर ये हो जाएगा 36, तो ये यूनिट डिजिट आ जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो यूनिट डिजिट 9 होगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो यूनिट डिजिट 4 है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या है 1 है। आप देखेंगे कि किसी के भी स्क्वायर में ये वाली डिजिट नहीं आती है यूनिट प्लेस पे, ठीक है, ऑल राइट। इसका तीसरा एप्लीकेशन क्या है ज़रा समझते हैं। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, थर्ड एप्लीकेशन क्या है कि इफ़ n इज़ इवन नंबर, ये क्या है इवन नंबर, सो इट इज़ divisible by 4, divisible by 2, 4 नहीं 2, ठीक है, ये 2 से डिविजिबल होगा, एंड इट्स स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4, ठीक है। तो अभी ये बताओ कि अगर कोई नंबर डिविजिबल बाई 4 है तो उसके लास्ट 2 डिजिट क्या होने चाहिए, डिविजिबल बाई 4 होने चाहिए। सो लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4, ठीक है, बाई 4। जैसे मैं बात करूं कि लास्ट 2 डिजिट क्या क्या हो सकता है, अगर मैं बात करता हूं 14, तो 14 क्या पॉसिबल है, 14 पॉसिबल नहीं है, 14 4 से डिविजिबल नहीं है। क्या 24 पॉसिबल है, यस 24 पॉसिबल है। क्या 34 पॉसिबल है लास्ट 2 डिजिट, नहीं पॉसिबल नहीं है। क्या 44 पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। क्या 54 पॉसिबल है, नहीं 54 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 से डिविजिबल नहीं है। क्या 64 पॉसिबल है, यस 64 पॉसिबल है। क्या 74 पॉसिबल है, नहीं। क्या 84 पॉसिबल है, यस। क्या 94 पॉसिबल है, नहीं। क्या आगे वाले पॉसिबल होंगे। तो लास्ट 2 डिजिट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट मतलब इतना कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर लास्ट के 2 डिजिट में कहीं पर भी दिखते हैं n स्क्वायर में, ठीक है, स्क्वायर में अगर ये 2 डिजिट दिखते हैं तो ये डिविजिबल बाई 4 नहीं होंगे, और अगर ये दिख गए कहीं पर तो ये डिविजिबल बाई 4 होंगे, ये डिविजिबल बाई क्या होंगे 4 होंगे। क्लियर हुआ। नाउ हमको ये बताना है कि विच
ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर, इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 7 है। तो अगर ये यूनिट डिजिट है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता कोई नंबर, ठीक है। अगर 2 3 7 8 अगर आ गया यूनिट डिजिट प्लेस पे तो वो श्योर सी बात है कि डिविजिबल बाई मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे 7 आ गया, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 आ गया यूनिट डिजिट, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये आ गया 3, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे 4 है परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो यूनिट डिजिट पे क्या क्या आ सकते हैं, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है और 9 आ सकता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये वाला नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, ये एप्लीकेशन है। नाउ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 एंड 9, इनका देखना है हमको, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो अगर 3 से कोई नंबर डिविजिबल है तो सम ऑफ डिजिट जो है, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। अगर 9 से कोई डिविजिबल है तो जो सम ऑफ डिजिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो डिविजिबल बाई 9 होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 9 होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेना चाहें तो अगर मैं कहूँ कि 1 2 3 कोई नंबर है तो ये क्या 3 से डिविजिबल है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर इनके डिजिट का सम कितना आ रहा है, 1 + 2 + 3, तो ये जो है 6 के बराबर आ रहा है। तो 6 जो है डिविजिबल बाई 3 है, 6 क्या है डिविजिबल बाई 3 है, डिविजिबल बाई 3, ठीक है। सो 1 2 3 इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, ठीक है, डिविजिबल बाई 3। 9 का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 9 9 है, ठीक है, 9 9 9। तो अगर मैं डिजिट का सम देखूं तो कितना आएगा, 9 + 9 + 9 ये आ जाएगा 27। तो 27 क्या है, डिविजिबल बाई 9 है, डिविजिबल बाई क्या है 9 है। अगर ये डिविजिबल बाई 9 है तो ये भी क्या होगा, डिविजिबल बाई 9 होगा। क्लियर हुआ। अब इसका प्रूफ ज़रा देख लेते हैं कि प्रूफ का क्या मतलब है। प्रूफ अगर देखें, हमारे पास मान लेते हैं कि 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, वी हैव 2 डिजिट नंबर x y। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 10x + y। तो इसको हम लिख सकते हैं 9x + x + y, ठीक है। तो ये तो 3 से डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। अगर ये सम ऑफ डिजिट जो है ये अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, अगर ये 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही हम लोग 3 डिजिट के लिए देख सकते हैं x y z। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100x + 10y और प्लस z। तो ये हो जाएगा 99x और प्लस 9y और प्लस x + y + z। अब देखो ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये और ये दोनों 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, ठीक है। ये दोनों पोर्शन 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। अगर ये चीज़ यानी कि सम ऑफ डिजिट, ये डिजिट ही तो है, इनका सम अगर 3 से डिविजिबल हुआ तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अगर ये 9 से डिविजिबल हुआ तो पूरा नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। समझ गए इतनी बात। तो आई थिंक प्रूफ समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे मैं डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है, तो चेक करने का ट्रिक क्या है ध्यान से समझो। जैसे चेक करने का ट्रिक क्या है इसको ज़रा ध्यान से समझो, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 33 है, ठीक है, और इसको मैं चेक करना चाहता हूँ कि डिविजिबल बाई 3 है या फिर नहीं। तो मैं क्या करूँगा,
कि 3 + 3 करूँगा, ठीक है, और फिर 3 से डिवाइड करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/3 हो जाएगा प्लस 3/3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 1 आ जाएगी, यहाँ पर भी आ जाएगी 1, तो 2 आ जाएगा। मतलब कि सम ऑफ डिजिट को मैंने जब ऐड किया तो वो डिविजिबल बाई 3 है और वो 2 आ गया, ठीक है। तो ये काम हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, ध्यान से समझो। जैसे 3 3 है, ठीक है, तो ये जो है अगर मैं डिजिट का सम निकालूं, अब जैसे 1 2 3 से इसको समझते हैं, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि जैसे 1 2 3 है, तो अब इसकी डिविजिबिलिटी चेक करना है तो हम लोग क्या करते हैं 1 + 2 + 3 करते हैं, ठीक है, अपान 3 करते हैं, यही तो करते हैं। तो अगर मैं 1 + 2 को एक साथ ले लूँ और 3 को भी एक साथ ले लूँ तो कितना आ जाएगा, ये 6/3 आ जाएगा। भाई इसको आप सेपरेट कर सकते हो ना, 1 + 2 को 1 + 2 अपान 3 कर सकते हो और +3 अपान 3 कर सकते हो। तो ये इंडिविजुअली कितना हो जाएगा 3/3 और ये 3/3, तो ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है, ठीक है, दोनों डिविजिबल है। तो डायरेक्टली हम लोग ये कह सकते हैं कि ध्यान से समझो कि जैसे एक एग्जांपल लो, 4 है, 1 है, 2 है, 3 है। अब हमसे डिविजिबिलिटी बाई 3 चेक करना है, तो ध्यान से देखो ये 3 जो है डिविजिबल बाई 3 है, डिविजिबल बाई 3 है, इसको हमने कैंसिल कर दिया। 1 + 2 ये भी डिविजिबल बाई 1 + 2 कितना होगा 3, ये भी डिविजिबल बाई 3 होगा, तो इसको भी हमने कैंसिल किया। लास्ट में हमारे पास सिर्फ 4 बचा, कितना बचा 4, और ये डिविजिबल बाई 3 नहीं है, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर जो है डिविजिबल बाई 3 नहीं होगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाई 3 नहीं होगा। तो इस तरीके से हम चीज़ों को कैंसिल करके डायरेक्टली चेक कर लेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चंस करते हैं तो समझ में आएगा कि और क्या करना है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ़ अ नंबर 764x389 इज डिविजिबल बाई 3 देन फाइंड सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो हमें x की सारी वैल्यूज का सम फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास नंबर कितना है, ये है 7 6 4 x और 3 और 8 और 9, ठीक है। तो ये बताओ 9 तो डिविजिबल होगा, ठीक है, 3 भी डिविजिबल होगा, 6 भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है, और यहाँ से 8 7 15, 8 + 7 15, ये भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इसको भी मैंने क्या किया कैंसिल कर दिया। तो अब हमारे पास कितने लोग बचे, सिर्फ 4 और x बचे, यानी कि x + 4 बचा, ठीक है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं, अगर ये डिविजिबल बाई 4 हुआ तो पूरा नंबर डिविजिबल बाई 4 होगा। तो x की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है बता सकते हो, तो ये बताओ। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, ये डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। अगर मैं 5 रखा हूँ तो 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, वो भी डिविजिबल बाई 3 है। और अगर मैं 8 रख दूँ तो 8 4 12 हो जाएगा, ये भी डिविजिबल बाई 3 है। ध्यान देना, यहाँ पे आगे आप वैल्यूज नहीं ले सकते कि कोई बच्चा ये सोचे कि मैं 11 ले लूँ तो 11 और 4 15 हो जाएगा, डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे x डिजिट है, ये 0 से 9 तक ही हो सकती है, बाकी कुछ भी नहीं हो सकती, समझ रहे हो। तो जो भी वैल्यूज x की आई, तो x की वैल्यूज क्या क्या आ गई हमारे पास, तो x की वैल्यूज आ गई कौन कौन सी, तो 2 आ गई, 5 आ गई और 8, और इन्हीं का सम पूछा है। तो 2 + 5 + 8, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या है आंसर है, क्लियर। नाउ लुक द क्वेश्चन इज इफ द नंबर 578x123 इज डिविजिबल बाई 9 देन फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। सारी वैल्यूज x की हमको फाइंड करनी है, जो भी पॉसिबल हो, अगर ये डिविजिबल बाई 9 है तो ध्यान से देखो हमारे पास क्या है, नंबर 578x123 है, ठीक है। नाउ लुक, तो यहाँ पे जो है 9 से डिविजिबिलिटी हमको टेस्ट करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं सम किसका 9 है, तो उसको पहले ही कैंसिल कर देते हैं, ये और ये दोनों का सम 9 है।
एंड यहाँ पे 7 और 2 दोनों का सम 9 है, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली जो बचा है वो क्या है, x प्लस 8 बचा हुआ है, ठीक है। और अगर इसको 9 से डिविजिबल बनाना है तो हमें x की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, x की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो जो है ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। सो पूरा नंबर जो है, टोटल नंबर, वो भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर हुआ। और कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है x की, बिकॉज x इज डिजिट, ठीक है। सपोज आप वैल्यू ले भी लेते हो, मान लो x बराबर 2 ले लेते हो, ठीक है, x की वैल्यू 2 लोगे तो ये 8 है, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। 3 लोगे तब भी ये 11 आ जाएगा, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। तो जितने भी लोग हैं 0 to 9 में सब लोगे तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो x की केवल एक वैल्यू है, मतलब आंसर हमारा क्या हो गया, x इक्वल टू 1, ठीक है। Now look the question. The question is, now look the question. If 6, 7, 8 P 3, 4 Q is divisible by 9, if Q is even number, find sum of all values of P. हमको सारी वैल्यूज P की बतानी है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, 6, 7, 8 P 3, 4 और Q है हमारे पास नंबर। तो यहाँ देखो जितने भी सम 9 जनरेट हो रहे हैं पहले उनको हम लोग तो यहाँ पे सम 9 कितने जनरेट हो रहे हैं, देखो सबको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे सम डायरेक्टली जनरेट नहीं हो रहा है तो मैं ऐड करके दिखा देता हूँ यहाँ पे कि 6 प्लस 7 और प्लस 8 प्लस 3 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तो ये आ जाएगा कितना 28, कितना आ गया 28 के बराबर आ गया, ठीक है। अब देखो जो 9 का मल्टीपल है, ठीक है, तो वो तो 9 से डिविजिबल होगा ना, तो इसमें से 28 में से 27 सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो ये कितना बच जाएगा 1। तो मतलब इनका डिजिट का जो सम आया वो कितना आ गया 1 प्लस पी प्लस क्यू, ये हमारा डिजिट का सम आ गया। अब देखो पी जो है इवन है, पी जो है क्या है इवन है, तो हम क्या क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 2, 4, 6 और 8, ठीक है। और यहाँ पे 1 प्लस है, 1 प्लस है, 1 प्लस है, 1 प्लस है। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा 3, और 3 में कितना ऐड करोगे 6, तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना है 5 में अगर ऐड करोगे 4 तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसमें अगर 2 ऐड कर दोगे तो ये 9 हो जाएगा, और इसमें अगर आप 0 ऐड करते हो तो ये कितना हो जाएगा 9 के बराबर आ जाएगा। क्लियर हुआ इतनी बात। तो इसका मतलब जो Q के पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या क्या है, तो P के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है Q के, वो देख लेते हैं। Q के पॉसिबल वैल्यूज हैं 6, 4, 2 और 0। तो इनका सम फाइंड करना है, तो 6 प्लस 4 प्लस 2 और प्लस 0, तो ये कितना आ जाएगा 12 के बराबर आ जाएगा, और यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चेंज कर लेते हैं, ठीक है। वो चेंज जो है क्या है, ध्यान से समझो कि यहाँ पे हम लोग P कर लेते हैं और यहाँ पे Q कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे P, और यहाँ पे क्या कर लेंगे Q कर लेंगे, ठीक है। तो Q के हमने सम निकाल दिया है, P के भी आप निकाल सकते हो, अगर Q को इवन ले लो तो P के आप भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ लुक द क्वेश्चन इज इफ 2xy एक नंबर है इज डिविजिबल बाई 9, देन फाइंड सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y इफ x इक्वल टू
2 और 3 है, मतलब x की वैल्यू 2 और 3 दिया है, तो y की हमें वैल्यू फाइंड करना है, फिर उनका सम निकालना है। तो ये बताओ हमारे पास जो नंबर है वो है 2xy, तो इसका डिजिट का सम क्या लिखेंगे, 2 + x + y। तो अब देखो अगर मैं x को 2 लिखता हूँ तो 2 + y कितना रखना पड़ेगा, 5। और अगर मैं x को 3 रखता हूँ तो, और ये तो 2 है, 5 + 4 ये हो जाएगा 9, तो ये डिविजिबल बाई 9 हो जाएगा। तो y की वैल्यूज कितनी आ गई, तो y की वैल्यूज आ गई 4, 5। इनका सम पूछा है तो 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर। देखो नाउ एप्लीकेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 and 9, ये बड़ा प्यारा एप्लीकेशन है, ध्यान से समझना। द सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर is equal to remainder obtained when divided by 3 और 9। ठीक है, क्या मतलब है इसका ज़रा समझते हैं। जैसे अगर मैं 11 की बात करूं, एग्जाम्पल 1 ले लेता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल 1, जैसे मैं 1 ले लेता हूं तो इनका डिजिटल सम कितना है, तो डिजिटल सम है 1 + 1 2 के बराबर है। ठीक है, ये डिजिटल सम है। ठीक है, अब मैं अगर 11 में 9 से डिवीजन करूं तो 1 जा 9 और रिमाइंडर कितना आएगा, 2 के बराबर आएगा। ठीक है, जो डिजिटल सम है वही रिमाइंडर के बराबर है। 11 में मैं अगर 3 से डिवीजन करूं तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9, 3 3 जा 9 और यहाँ माइनस तो 2 आएगा जो कि डिजिटल सम के बराबर है। कोई भी नंबर ले लो आप चेक कर सकते हो। जैसे मान लो हमने ले लिया 37, ठीक है, तो इनका डिजिटल सम कितना आएगा, 3 + 7 और ये हो जाएगा 10 के बराबर, और फिर ये 1 + 0 तो ये 1 के बराबर डिजिटल सम आ गया। अब 37 में अगर हम 9 से भाग लगाते हैं तो 9 4 जा 36 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 1। देख लो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा 1, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली अगर 37 में मैं 3 से डिवीजन करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 12 3 जा 36 होता है ना, तो माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मतलब रिमाइंडर हमेशा डिजिटल सम के बराबर आता है। क्लियर हुआ। नाउ लुक द क्वेश्चन इज इफ नंबर 23769 इज डिवाइडेड बाय 9 देन फाइंड रिमाइंडर। तो हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो हमें पता है कि रिमाइंडर डिजिटल सम के बराबर होगा, तो डिजिटल सम निकाल लो, 2 3 7 और 6 और 9 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिटल सम कितना आ जाएगा, तो डिजिटल सम आ जाएगा 2 + 3 + 7 + 6 और +9 + 2। तो ये किसके बराबर होगा, 5 7 5 12 12 और 6 18 18 2 20 और 9 29 29 के बराबर आ जाएगा। तो इनका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 2 + 9, तो 9 2 11 हो जाएगा, तो ये 1 + 1 ये 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा रिमाइंडर होगा। दिस इज आवर आंसर। क्लियर। नाउ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ध्यान से समझो कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि इफ
sum of digits if एक मिनट, if difference of sum of digits at odd and even position is either 0 or multiple of 11, then the number is divisible by 11। ठीक है, तो इसको जरा समझते हैं कि एग्जाम्पल से कि क्या मीनिंग है इसका। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है 4 2 3 4 6 7। ये डिविजिबल है 11 से कि नहीं, ये हमको चेक करना है। तो ज़रा इनकी पोजीशन की नंबरिंग कर लेते हैं। ये पहली पोजीशन हम ले लेते हैं, और ये पोजीशन की नंबरिंग आप किसी भी तरफ से कर सकते हैं, चाहे राइट से चाहे लेफ़्ट से। ठीक है, इसको हम दूसरा पोजीशन ले लेते हैं, इसका हम तीसरा पोजीशन, ये चौथा पोजीशन, ये पांचवा और ये छठा पोजीशन। ठीक है, ये जो पोजीशंस आपको 2 और 4 और 6 वाले दिख रहे हैं, ये इवन पोजीशंस हैं। कौन से पोजीशंस हैं? इवन पोजीशन, मतलब ये और ये इवन पोजीशंस हैं। और ऑड पोजीशंस कौन से हैं? तो 1 है, 3 है और 5 है, मतलब ये वाला और फिर ये वाला। ये जो पोजीशंस हैं ये इवन पोजीशन है। तो जो इवन पोजीशन है उनका सम अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस इवन का जो पोजीशन वाला सम है उसको कैसे निकालें? 2 प्लस कितना आ जाएगा? 4 प्लस 7, तो ये आ जाएगा 13। अगर ऑड पोजीशन का डिजिट का सम निकालें तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 3। ऑड पोजीशन पर कितना है? 4 प्लस कितना है? तो ये है 4 प्लस 3 प्लस 6 है, तो ये कितना हो जाएगा? 9 4 13। और इनका डिफरेंस देख लो। ठीक है, डिफरेंस का मतलब इवन और ऑड की पोजीशन का डिफरेंस, जो नंबर्स आए हैं सम आया उनका डिफरेंस देख लो। तो 13 माइनस 13 कितना हो जाएगा? 0। और 0 11 से डिविजिबल होता है, इसलिए टोटल नंबर जो है डिविजिबल होगा। हैंस टोटल नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, अब देखो इसको डायरेक्ट हर बार आप पोजीशनिंग करोगे नहीं, तो पोजीशनिंग ना करने के लिए ट्रिक समझो कि कैसे हमें करना है इसको ऑपरेट। ठीक है, तो ट्रिक क्या कहती है ज़रा ध्यान से समझना। जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर होता A1 A2 A3 और A4, तो हम क्या करते? इवन और ऑड पोजीशन के सम को लिखते और डिफरेंस लगाते। तो ऑड पोजीशन में कौन कौन है? A1 और A3 है, और इसका डिफरेंस लेना है A2 प्लस A4 से। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? A1 माइनस A2 और प्लस A3 माइनस A4। तो ये डिफरेंस हमने ले लिया। अब देखो डिफरेंस, एक तो ये तरीका है डिफरेंस लेने का, एक ये तरीका है डिफरेंस लेने का। तो इससे क्या होगा कि आपको इजी फील होगा। ठीक है, जैसे इसी नंबर को देखो, मैं करके दिखाता हूँ ये वाले मेथड से, ट्रिकी मेथड से। ठीक, इस ट्रिकी मेथड से मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो कितना है हमारे पास नंबर? 4 2 3 और कितना है? 4 6 और 7। तो ये बताओ 4 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा? यहाँ पे हम डिफरेंस नहीं लेंगे, बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे कि 4 माइनस 2 कितना आएगा? 2 आएगा। और फिर 3 और 4 में लोगे तो 3 माइनस 4 कितना आएगा? -1 आएगा। और फिर 6 माइनस 7 कितना आ जाएगा? ये भी -1 के बराबर आ जाएगा। अब इन तीनों को हमने यहाँ डिफरेंस नहीं लिया, ध्यान देना, यहाँ सब्सट्रैक्शन किया है हमने। क्या किया है? सब्सट्रैक्शन।
तो अब देखो इसको ऐसे ही सब्सट्रैक्ट करना है जैसे आपने किया है, या एक तरीका और है, मैं उसको भी डिस्कस कर लूँगा बगल में ही। चाहे आप जिस तरीके से करोगे आंसर वही आएगा। तो अब इनका सम देखो कितना है, 2 प्लस -1 और प्लस -1, तो ये कितना आ जाएगा 0, जो कि 11 से क्या है, डिविजिबल है। डिविजिबल बाई क्या है, 11, तो टोटल नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगी। इसको ऐसे भी कर सकते हैं सेम चीज़ को, 4 2 3 4 6 7। तो देखो अगर आप एरो को ऐसे ले जाते हो तो आपको 6 - 7 करना पड़ेगा, तो कितना आएगा -1, और ऐसे ले जाते हो तो 3 - 4 कितना होगा, -1। ऐसे ले जाते हो तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। अभी भी सम कितना आएगा, ये जो है ये 0 के बराबर ही आएगा, जो कि डिविजिबल बाई 11 है। ठीक है, तो आप एरो को ध्यान रखना, सेम सेंस में एरो लगाना है। ठीक है, सभी में जो भी आप ग्रुप बनाओगे सब में आप सेम सेंस में एरो लगाओगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो जिससे आपको क्लियर, सेम सेंस का मतलब या तो एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ये इसका सेंस क्या है, इसका अगर सेंस देखोगे तो मैंने क्या लिया है, ये वाला सेंस लिया है ना, तो ये सेंस कैसा है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, और इसमें सेंस मैंने क्या लिया है, ऐसे लिया है, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको सारे ग्रुप में जो है सेंस आपको सेम रखना है। ठीक है, या एंटी क्लॉकवाइज में चलो या फिर क्लॉकवाइज में चलो। ठीक है, ऑल राइट, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। ठीक है, सपोज हमारे पास 5 ही नंबर है, तब इस रूल को कैसे लगाएंगे। जैसे मान लो 5 4 3 2 1 ये नंबर है मेरे पास, इसको चेक करना है डिविजिबिलिटी बाई 11। ठीक है, ये हमें चेक करना है, तब इस रूल से कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। तो वही तरीका है, आपको सेम सेंस में चलना है। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, और 4 - 3 कितना होगा, 1, और यहाँ पे इसका पेयर नहीं बन रहा है तो यहाँ 0 अपने से लगा लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 - 5 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर सम निकालते हो तो कितना आ जाएगा, -5 + 1 और +1, तो ये कितना आ जाएगा, -5 + 2, तो ये आ गया -3 के बराबर। और अगर वैल्यू निगेटिव आ जाती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस निगेटिव को आपको प्लस ले लेना है। हमारी डिफिनीशन में क्या शामिल है, हमारी डिफिनीशन में शामिल है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है फाइनली हमको पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है। अगर निगेटिव भी आ जाता है, चूँकि वो जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में या फिर क्लॉकवाइज सेंस में, तो उस पर माइनस प्लस डिपेंड कर जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसी को, जैसे हम लोग अभी कैसे मूव कर रहे हैं, इधर को मूव कर रहे हैं ना क्लॉकवाइज सेंस में, अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव करें तब कितना आएगा, ज़रा देखो ये कितना है, 5 4 3 और 2 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लगा दो। 0 लगाओगे तो ये बताओ, इधर से इधर जा रहे हो तो 5 - 0 करोगे 5, 3 - 4 करोगे। ठीक है, तो 3 - 4 करोगे तो -1 आएगा, और 1 - 2 करोगे, जिधर एरो का हेड है ना उसमें इसको घटाना है। ठीक है, टेल वाले नंबर को, तो -1 आ जाएगा। मतलब 1 - 2 किया है मैंने, और 3 - 4 किया है, और 5 - 0 किया है। तो अब देखो 5 + -1 + -1 अगर आप करते हो तो कितना आ जाएगा, 5 - 2, ये 3 के बराबर ही आ जाएगा। तो मतलब अगर निगेटिव आ जाता है तो वो सिर्फ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेंस का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसको पॉजिटिव ले लो। ठीक है, तो मॉड ले लो -3, मतलब पॉजिटिव लेना है तो 3 ले लो। अब चूंकि ये नंबर डिविजिबल बाई 11 नहीं है, ना तो मतलब मल्टीपल है और ना ही 0 है, तो श्योर सी बात है डिविजिबल बाई 11 नहीं है, तो नंबर जो है नॉट डिविजिबल बाई 11 होगा। नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 11। ठीक है, डिविजिबल बाई 11, तो नंबर हमारा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर? नाउ लुक द क्वेश्चन इज इफ द नंबर 32x875 इज डिविजिबल बाई 11 देन फाइंड x। x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले नंबर को लिख लो 32x875। अब जो है अपना
दो दो का पेयर बनाओ, इधर से इधर जाओ तो 7 माइनस 5 डिफरेंस कितना आएगा 2, और 8 और x में डिफरेंस कितना आएगा x माइनस 8, और 3 और 2 में कितना आएगा 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब सभी को ऐड कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 चले जाएंगे, कितना बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 5 के बराबर आ जाएगा। अब देखो x एक डिजिट है, ठीक है, डिजिट है, तो आप ऐसा वैल्यू x का ले सकते हैं जिससे जो है या तो 11 का ये जो वैल्यू है ये 11 का मल्टीपल आ जाए, या फिर जो है 0 आ जाए, तभी ये डिविजिबल बाई 11 हो पाएगा, ठीक है। और सिंस x एक डिजिट है तो टेल मी वन थिंग, अगर ये डिजिट है तो हम 0 से 9 तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो 0 से 9 तक जब वैल्यू लेंगे तो टेल मी वन थिंग, जब x बराबर 5 रखोगे आप तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और जो कि डिविजिबल बाई 11 है, तो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 11 से। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। क्लियर। नाउ हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11, 13 फॉर नंबर्स हैविंग 6, 9, 12, मतलब ये 3 के मतलब 6 के बाद 3 के मल्टीपल में रहेंगे 6 के बाद, ठीक है। इन सब नंबर का अगर इतने डिजिट हों तो किस तरीके से हम लोग उसका डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे, और ये 7, 11, 13 तीनों के लिए वैलिड है, ठीक है। तो इसमें स्टेप 1 में क्या करते हैं कि स्टेप 1 में हम 3 का ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। मेक ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स। स्टेप 2 में क्या करते हैं कि टेक डिफरेंस ऑफ इवन एंड ऑड ग्रुप्स, इवन एंड ऑड, यहाँ पे सम ऑफ, टेक डिफरेंस ऑफ इवन एंड ऑड ग्रुप्स, ठीक है। तो ये स्टेप 2 में हम लोग ये काम करते हैं, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे करना होता है, ठीक है। नाउ ये एग्जाम्पल देखो 600, ये हमारे पास एग्जाम्पल है 600635, ठीक है। तो पहले तो ग्रुप बना लो 3 का, एक ये ग्रुप हो गया, दूसरा ये ग्रुप हो गया, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ठीक है। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, तो 635 में आप 600 को जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5, ये 3, ठीक है, तो 35 आ गया। अब देखो 35 क्या है क्या 7 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 7 है, तो आप कहोगे सर यस। अगर मैं कहूँ क्या डिविजिबल बाई 11 है, आप कहोगे नहीं सर। अगर मैं कहूँ कि डिविजिबल बाई 13 है तो आप कहोगे नहीं सर। तो ये नंबर जो है सिर्फ और सिर्फ 7 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। क्लियर। नाउ इस एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है। ये है 329 353 101। तो पहले तो ग्रुप बना लो, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप और ये थर्ड ग्रुप, 3 का ग्रुप बनाना है। अब ये ऑड पोजीशन वाले ग्रुप हैं तो इनको ऐड कर लो, ठीक है। 329 और 101 को जब आप ऐड कर लोगे, प्लस कर लोगे, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 430 के बराबर, ठीक है। ये 430 आ गया। अब सेकंड वाले मैंने किया क्या है, ध्यान समझना, फर्स्ट ग्रुप प्लस सेकंड थर्ड ग्रुप, ऑड वाले पोजीशन के ग्रुप को ऐड कर लिया है, माइनस कर देना है इवन वाले पोजीशन के ग्रुप को। तो यहाँ पे माइनस कर दूंगा मैं 353 से, तो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं माइनस करता हूँ तो देखो ये 7 आएगा और 12 माइनस 5 ये भी 7 आ जाएगा, तो 77 आ जाएगा। अब 77 क्या 7 से डिविजिबल है,
यस, डिविजिबल बाई 7 है। क्या ये 11 से डिविजिबल है? यस, 11 बाई डिविजिबल। क्या ये 13 से डिविजिबल है? तो ये 13 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर? तो इसका मतलब ये नंबर जो है 7 और 11 से डिविजिबल है। क्लियर हुआ? नाउ एप्लीकेशन ऑफ कंबाइंड डिविजिबिलिटी ऑफ, ये जो रूल है कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11, 13 का, तो इसमें जो पहला एप्लीकेशन है वो क्या है कि अगर मान लो कि जो है 3 डिजिट रिपीट होती है, मान लो हमारे पास ABC और ABC है, ठीक है, तो ये जो है अगर आप ग्रुप बनाते हो तो ग्रुप बनाओगे 3 का, तो इसका ग्रुप बनेगा, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा ABC माइनस ABC, ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर ये 0 है तो ये 7 से भी डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 7 भी है, यस, डिविजिबल बाई 11 है, यस, और डिविजिबल बाई 13 भी है, यस, ठीक है, ये तीनों के द्वारा डिविजिबल है। अगर ये तीनों के द्वारा डिविजिबल है तो इसका मतलब इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, मतलब 7 इंटू 11 इंटू 13 से भी डिविजिबल होगा, मतलब 1001 से भी ये डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखो इसको डायरेक्टली हमने टेस्ट कर लिया। अब मान लो जनरली देखा जाए तो ये कैसे होता है, ये तो हमने डिविजिबिलिटी रूल को लगाया तब हमने टेस्ट किया, ये पहली पोजीशन थी और ये दूसरी पोजीशन थी। ठीक है, तो ये आया कैसे ज़रा ध्यान से समझते हैं। ABC और ABC, ठीक है, ये हमारे पास नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, ABC और 000 प्लस ABC, ये हम लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से ABC अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ कितना बचेगा 1000 और यहाँ बच जाएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा ABC इंटू 1001। और आपको पता है कि 1001 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि 234 और 234 ये किससे किससे डिविजिबल है, तो आप देखो ग्रुप बनाओगे 3 का तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। या आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, इसको आपको याद रखना है कि आप इसको लिख सकते हो 234 इंटू 1001, यहाँ से 0 आ गया डिफरेंस तो भी तीनों से डिविजिबल हो जाएगा 7, 11, 13 से। अदरवाइज़ आप ऐसे भी इसको डेवलप कर सकते हो। और आपको पता है कि 1001 7 से भी डिविजिबल है, ठीक है, 11 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है। क्लियर हुआ, ये तीनों से डिविजिबल होता है। क्लियर, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे आता है ये चीज़। नाउ सेकेंड एप्लीकेशन ज़रा देखो, इस पैटर्न को आपको पकड़ना है। ठीक है, ये पैटर्न क्या कहता है, अगर आप AB में मल्टीप्लाई करोगे 101 का तो आपको AB का रिपीटेटिव मिलेगा, मतलब AB मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे AB की जगह ABC ले लो, ठीक है, और यहाँ पे 1001 कर दो तो ABC का रिपीटेशन मिलेगा, ABC। ठीक है, और अगर आप AB में मल्टीप्लाई कर देते हो 101 का तो ये कितना मिल जाता है AB और AB। क्लियर हो रहा है मेरे कहने का मतलब। अच्छा, इसको याद कैसे रखोगे, पैटर्न को ध्यान से समझना। जब यहाँ पे 2 डिजिट हैं तो 1 0 आएगा, जब यहाँ पे 3 डिजिट है तो 1 के बाद 2 0 आएगा। ठीक है, 1 के बाद 2 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ही डिजिट है तो 1 0 2 बार आया है तो ये 3 बार रिपीट हुआ। यहाँ पे देखो 1 0 1 बार आया है तो 1 बार रिपीटिशन होगा। यहाँ पे 1 0 2 बार आया है तो 2 बार रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है, तो इस पैटर्न को पकड़ना है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही याद रखना है। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे सपोज कि हमारे पास जो है वो नंबर है 13, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 101 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास सपोज दैट कि हमारे पास नंबर है 12,
तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 10101, ठीक है। जैसे सपोज हमारे पास नंबर है 235, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 235 मल्टीप्लाइड बाई 1001। क्लियर हुआ? तो ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन करते हैं तो और कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ़ ABCDE आर डिजिट्स एंड ABC इंटू DEED इक्वल टू ABC। तो हमको फाइंड करना है ट्वाइस D प्लस E की वैल्यू। तो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो। हमें पता है कि अगर ABC रिपीट हो रहा है, ध्यान देना, ABC एक बार यहाँ आया फिर से रिपीट हो गया, इसका मतलब ये कितना होगा, ABC इंटू 1001, ये किसके बराबर होता है, ABC के बराबर होता है। इसका मतलब ये किसके बराबर होना चाहिए, DEE के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से D बराबर 1 आ जाएगा और E बराबर 0 आ जाएगा कंपैरिजन से। तो हमको वैल्यू फाइंड करनी है 2D प्लस E। तो ये कितना हो जाएगा, 2D की वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, तो 2 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर? नाउ देखो, यहाँ पे जो है हम लोग डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाते हैं, मतलब ये डिविजिबिलिटी रूल आया कहाँ से, इसको ज़रा समझते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। टेक 2 डिजिट नंबर, ठीक है, आपको 2 डिजिट नंबर लेना है। मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट बाई x की जगह आप n भी ले सकते हैं, एंड ऐड रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। पुट सुटेबल वैल्यू ऑफ x सो दैट it becomes divisible by the number for which it is made, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू आती है ना, जिसके लिए ये नंबर डिविजिबल हो जाता है, इसको हम लोग जो है ऑड फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ऑड फैक्टर की डिफिनीशन से पहले कुछ एग्जांपल्स समझते हैं। जैसे हम लोग 13 का डिविजिबिलिटी रूल डिजाइन करते हैं, ठीक है, 13 का। तो 13 का अगर डिविजिबिलिटी रूल बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ज़रा समझो। 13 का डिविजिबिलिटी रूल, तो आपको क्या करना है कि यूनिट डिजिट में x का मल्टीप्लाई कर देना है। तो यूनिट डिजिट में हमने x का मल्टीप्लाई किया, 13 था, तो यूनिट डिजिट में हमने x का मल्टीप्लाई किया, और रिमेनिंग पार्ट हमारे पास कौन बचा, ये बचा। इसको कैंसिल करने के बाद तो इसको इसमें ऐड कर देना। अब देखो, x की ऐसी सुटेबल वैल्यू लेना है सो दैट कि रखने पर जो है ये 13 से डिविजिबल हो जाए। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 4 रख देता हूँ, ठीक है, कितना रख दिया, 4, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 13, जो कि डिविजिबल बाई क्या है, 13 है। क्लियर? तो ये जो x की वैल्यू आती है ना, इसको हम लोग ऑड फैक्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर को अभी मैं डिफाइन करता हूँ, बट कुछ चीज़ें ले लेता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो, जैसे हमें चेक करना है, एक नंबर ले लेते हैं 7 to 8, ठीक है, 7 to 8 हमने नंबर ले लिया, ठीक है, और हम चेक करना चाहते हैं कि ये डिविजिबल बाई 13 है कि नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऑड फैक्टर को पकड़ना है। ये जो बंदा है ना, ये ऑड फैक्टर है, ठीक है, क्या है, ऑड फैक्टर। और ध्यान देना, x की हमें मिनिमम वैल्यू लेना होता है, x की मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और भी आगे आएंगे जिनमें ये 13 का मल्टीपल जनरेट हो जाएगा, जो कि 13 से डिविजिबल होगा, बट हमें मिनिमम वैल्यू हमेशा कंसीडर करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस 8 में जो यूनिट प्लेस में है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर देंगे। तो रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा, 8 इंटू 4 कितना होता है, 32। तो आप 32 इसमें ऐड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 4 और 7 3 10 आ गया। अब देखो, अभी भी अगर नहीं दिख रहा है तो फिर से हम लोग इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। 4 को कैंसिल करो और इसमें ऑड फैक्टर का मल्टीप्लाई करो 4 से, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 इसमें ऐड कर दो। अब देखो ये कितना आ जाएगा, 26, और 26 104 भी डिविजिबल है, 26 13 से डिविजिबल है, 13 से क्या है, डिविजिबल है। तो
इसका मतलब ये जो नंबर है 728 ये क्या है, डिविजिबल बाई 13 है। ठीक है, डिविजिबल बाई क्या है, 13 है। क्लियर, समझ गए कि कैसे करना है इसको ऑपरेट। ठीक है, और भी चीज़ों का हम लोग डिविजिबिलिटी रूल बनाते हैं। ठीक है, तो 11 का बना लेते हैं। ठीक है, 11 का, तो 11 का बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, वही रूल है सिंपल सा, कि पहले तो यूनिट डिजिट में तुम्हें x का मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 1 लिखा हुआ है तो यूनिट डिजिट को कैंसिल कर दो और इसमें जो है x का मल्टीप्लाई कर दो, और रिमेनिंग पार्ट हमारे पास ये 1 है तो इसको ऐड कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये x + 1 आ जाएगा। अब ध्यान देना कि यहाँ पे x हमें मिनिमम से मिनिमम लेना है। अगर आप चाहते हो तो x से 10 ले लें तो वो बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा, तो हम लोग निगेटिव में ले लेंगे। अगर मैं x की वैल्यू -1 ले लूँ तो ये हो जाएगा -1 + 1, ये 0 आ जाएगा। और ऑड फैक्टर हमारा क्या बन जाएगा, ये जो x बराबर माइनस, अब 0 जो है, 0 क्या है, डिविजिबल बाई 11 होता है। ठीक है, तो 11 का जो ऑड फैक्टर आ गया वो कितना आ गया, -1 के बराबर आ गया। ठीक है, अब जैसे हम लोग चेक करते हैं एक आध क्वेश्चन लेके कि कैसे इसको चेक करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास 484। ठीक है, अब क्या करोगे, ऑड फैक्टर कितना है, -1 है ना, तो 4 को कैंसिल करो यूनिट प्लेस पे और -1 का मल्टीप्लाई करो। तो 4 में अगर -1 का मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें -1 का मल्टीप्लाई करके ये -4 कर दिया और इस -4 को हमें रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर देना है। तो रिमेनिंग पार्ट में जब ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 44। ये डिविजिबल बाई 11 है, क्लियर है, ये डिविजिबल बाई 11 है, ये क्लियर है, क्योंकि 11 4 जा कितना होता है, 44। लेकिन अभी भी आप चेक करना चाहते हो आगे भी, तो फिर से इसको क्या करो, कैंसिल करो और 4 में -1 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये -4 आ जाएगा और रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर दो। तो रिमेनिंग पार्ट में ऐड करोगे, जिसको कैंसिल कर दिया उसको भूल जाओ, तो ये आ जाएगा 0, जो कि डिविजिबल बाई क्या है, 11 है। इसका मतलब ये नंबर क्या है, डिविजिबल बाई 11 है। जैसे मान लो कि कोई कहता है सर 121 डिविजिबल है कि नहीं 11 से, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको कैंसिल करो और वो यूनिट डिजिट में -1 का मल्टीप्लाई करो तो -1 आ जाएगा, तो यहाँ -1 सब्सट्रैक्ट कर दो तो यहाँ 11 आ गया, जो कि क्या है, डिविजिबल बाई 11 है। क्लियर हुआ, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी मेरे को 3 का डिविजिबिलिटी रूल बनाना है, मान लो कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल मेरे को बनाना है। तो अब जो है 3 जो है सिंगल डिजिट नंबर है, डबल डिजिट तो है नहीं, तो 3 का मल्टीपल ले लो। तो 3 4 जा कितना होता है, 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। अब इसमें आप डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हो। ठीक है, फिर ये सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। अब क्या करना है कि यूनिट डिजिट पे यानी कि 12 पे यूनिट डिजिट कौन है, वो 2 है, इसमें x का मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस और रिमेनिंग पार्ट को ऐड कर दो तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से ऑड फैक्टर सर्च कर लो कि कितना है ऑड फैक्टर। तो ऑड फैक्टर अगर देखें तो x बराबर अगर 1 रख दो तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 1, ये आ जाएगा 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑड फैक्टर कितना हो गया, अतिरिक्त पद, तो ये हो गया 1। यानी कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल जब हमने बनाया तो ऑड फैक्टर कितना आया, 1 आ गया। अब किसी नंबर को चेक करते हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग 27 ले लेते हैं, या ठीक है 54 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये डिविजिबल बाई 3 है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट डिजिट को कैंसिल करो। ठीक है, यूनिट डिजिट को कैंसिल कर दिया, यूनिट डिजिट को हमने क्या किया, कैंसिल किया। और 1 मिनट, यहाँ 54 है ना, तो 54 ले लेते हैं और यूनिट डिजिट को कैंसिल कर देते हैं और ऑड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 × कितना है, ऑड फैक्टर हमारा 1 है, तो ये 4 आ जाएगा। अब रिमेनिंग पार्ट सिर्फ 5 है, इसको भूल जाओ जिसको कट कर दिया है, तो ये +4 कर दो तो ये 9 आ जाएगा, जो कि डिविजिबल बाई 3 है, जो कि क्या है, डिविजिबल बाई 3 है। क्लियर हुआ। और भी एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। ठीक है,
जैसे 1 2 3, 3 2 5 1 6, ठीक है, 1 2 3 6, ये हमने नंबर ले लिया और हमको चेक करना है कि ये 3 के द्वारा डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम तो यूनिट डिजिट को कैंसिल करो और इसमें 1 का मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 6 और रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर दो, 123 में ऐड करो तो 6 3 9 और 2 और 1। अब यहाँ से 9 को कैंसिल करो, 9 को कैंसिल करो और 9 में ऑड फैक्टर का मल्टीप्लाई करोगे 9 होगा और रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर दो तो 12 9 कितना हो जाएगा, तो 21 आएगा क्या, 12 और 9, ठीक है, 10 9 9 2 21, तो 21 आ गया। अब 21 में भी अगर आपको नहीं दिख रहा है तो फिर से इसको कैंसिल करो और 1 में 1 का मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाएगा, तो 1 इसमें ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 3, जो कि डिविजिबल बाई क्या है 3 है। क्लियर हो गया। तो मतलब इस तरीके से हम लोग चीज़ों को डेवलप करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल डिफाइन कर देते हैं। समझ गए इस बात को। तो अब ऑड फैक्टर को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, ऑड फैक्टर क्या होता है इसको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर, ठीक है, ऑड फैक्टर ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, डिविजिबिलिटी। तो ऑड फैक्टर को डिफाइन कैसे करोगे कि सपोज कि हमारे पास ए बी एक 2 डिजिट नंबर है, ये क्या है 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट ले सकते हो आप, कितना भी ले सकते हो, 3 डिजिट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट से बनाना आसान होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यूनिट प्लेस पे जो ये ए बी है ना, यूनिट प्लेस पे कौन है बी है, तो इसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर दो तो बी एक्स हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट को ऐड कर दो तो बी एक्स प्लस ए। अब एक्स की ऐसी वैल्यू लो ताकि ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा इक्वेशन है, ये जो है किससे डिविजिबल हो जाए, जिससे आप चाहते हो, ठीक है, जिससे आप चाहते। जब इस वैल्यू का आप चुनाव करोगे तो इसी को ऑड फैक्टर बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, ऑड फैक्टर। जैसे फिर से मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ जिसको हमें समझना होगा। जैसे एग्जाम्पल से मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो मेरे को 23 का ऑड फैक्टर निकालना है, तो मैंने क्या किया कि जो है 3 में x का मल्टीप्लाई किया और रिमेनिंग पार्ट को ऐड कर दिया। अब मैं x की ऐसी वैल्यू चुनूंगा ताकि ये 23 से डिविजिबल हो जाए। अब क्या करना है, x का सुटेबल वैल्यू चुनना है ताकि ये 23 से डिविजिबल हो जाए। तो x की वैल्यू अगर मैं 7 ले लेता हूँ तो 3 × 7 + 2, तो ये कितना हो जाएगा 21 + 2, ये 23 आ जाएगा, जो कि डिविजिबल बाई क्या है 23 है। तो इसका ऑड फैक्टर कितना आ गया 23 के बराबर आ गया। जैसे मान लो मुझे 46 को चेक करना है कि ये डिविजिबल है या फिर नहीं 23 से, तो 46 को चेक करना है। तो ऑड फैक्टर मेरे पास कितना है 7 है, ठीक है, 7 क्या है ऑड फैक्टर है। तो अब मैं क्या करूँगा कि 6 में 7 का मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा 42, तो 42 रिमेनिंग पार्ट में ऐड करो तो 4 2 6 और ये 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये फिर से आप करोगे तो फिर से वही आता रहेगा, ठीक है। 46 हमारा डिविजिबल होता है 23 से, ये हमको पता है, ठीक है। इतना आता रहेगा, आप कट करते रहोगे इतना आता रहेगा, ठीक है। और भी नंबर ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया दूसरा 115, ठीक है। 115 को हम चेक करते हैं 23 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को कैंसिल करो और इसमें 7 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 35। अब 35 रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर दो तो 5 1 कितना हो जाएगा 6 और 3 46, तो ये 46 आ गया, जो कि डिविजिबल बाई क्या है 23। क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ऑड फैक्टर जनरेट कर लेते हैं। क्लियर हो रहा है। अब देखो ऑड फैक्टर को जनरल तरीके से कैसे फाइंड किया जा सकता है। मेथड यहाँ पे टॉपिक ही डाल लेते हैं, ठीक है। मेथड मतलब जनरली आप कैसे इसको समझ सकते हैं, मेथड टू फाइंड ऑड फैक्टर,
ठीक है, ऑड फैक्टर। ठीक है, तो जैसे मैं चेक करके दिखाता हूँ 11 का ऑड फैक्टर, तो 1 इंटू एक्स प्लस 1 करूँगा तो ये x प्लस 1 आ जाएगा। अब मेरे को देखो, या तो इसको 0 बना दो, ठीक है, तो 0 बनाओगे तो x प्लस 1, 0 क्या होता है, डिविजिबल होता है किससे, 11 से, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1। या फिर x प्लस 1 को 11 ही कह दो तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, लेकिन ये बड़ी वैल्यू हो जाएगी, बट हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं छोटी वैल्यू को, समझ गए। जैसे 23 का है तो 3x प्लस 2, अब इसको 23 के बराबर ले लो तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21, तो x बराबर कितना आ गया, 7। तो इसका ऑड फैक्टर हमें आसानी से मिल गया। ठीक है, तो कुछ चीज़ों का मैं ऑड फैक्टर लिख देता हूँ, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ऑड फैक्टर आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। ठीक है, तो ऑड फैक्टर कुछ नंबर्स का आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बात करूं अगर 11 की, ठीक है, और यहाँ पे ऑड फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑड फैक्टर, यहाँ पे मैंने नंबर डाला, ठीक है, नंबर, और टेबल ही बना डालते हैं। ठीक है, तो पहला हम 11 का देख लेते हैं, दूसरा फिर 13 का देख लेते हैं। ठीक है, और 7 का भी आप बना सकते हो। ठीक है, किसी का भी बना सकते हो। 17 का हम लोग ऑड फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, 19 का और 29 का, ऐसे कुछ नंबर्स का याद रखना चाहिए हमें ऑड फैक्टर। ठीक है, तो 11 का कितना होता है, तो ऑड फैक्टर इसका -1 आता है। ठीक है, 13 का क्या होता है, 13 का ऑड फैक्टर कितना होता है, तो ये 4 आता है। ठीक है, और 17 का कितना आता है, 17 का जो है -5 आता है। कितना आता है, -5। 19 का कितना आता है, तो ये 2 के बराबर आता है। ठीक है, 29 का कितना आता है, 3 के बराबर आता है। तो ये कुछ ऑड फैक्टर्स हैं जो आपको जनरली याद होने चाहिए, जिसके आप फास्टली कैलकुलेट कर सको। ठीक है, तो देखो जैसे हमने 7 का भी याद कर लो, 7 का -2 होता है ऑड फैक्टर। ठीक है, और 3 का तो खैर याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसका 1 होता है। ठीक है, अभी हम कैलकुलेट किए थे 3 का। ठीक है, तो जैसे हमने 12 लेके कैलकुलेट नहीं किया था, 2x प्लस 1, तो x बराबर 1 डाल दोगे तो 3 आ जाएगा, तो ऑड फैक्टर 1 जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है ऑड फैक्टर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लुक द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करते हैं। अ डिस्टिंक्ट 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 7, ये 7 से डिविजिबल है। इफ रिवर्सिंग द डिजिट देन आल्सो इट इज़ डिविजिबल बाई 7, हाउ मैनी सच नंबर्स आर पॉसिबल। तो आपको बता दूं कि 7 का ऑड फैक्टर जो आता है, ठीक है, वो -2 आता है। कितना आता है, -2 आता है। क्लियर, कैसे आता है, जैसे मान लो 7 का मल्टीपल ले लो 14, ठीक है, तो 4x प्लस 1 कर दो, तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर -2 डालते हो तो 4 - 2 + 1, तो ये कितना आ जाएगा, -7। या फिर ऐसे डायरेक्टली आप कर सकते हो कि अगर हम लोग 4x + 1 को डायरेक्टली हम 7 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये मतलब 7 का मल्टीपल ही लेना पड़ेगा कुछ। ठीक है, तो ये हिट एंड ट्रायल से ही कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, -2 बढ़िया है। ठीक है, अब देखो, अब मान लेते हैं कि नंबर जो है क्या है हमारे पास, XYZ है। ठीक है, अगर ये डिविजिबल बाई 7 है तो टेल मी वन थिंग कि XY मतलब तुम्हें क्या करना है, Z में यूनिट डिजिट में 7 का मल्टीप्लाई करना, -2 का मल्टीप्लाई करना है और रिमेनिंग में ऐड कर देना है। तो -2Z को जब ऐड करोगे इसमें, ठीक है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, XY - 2Z, और ये डिविजिबल बाई 7 है, तो 7 का कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि अगर इस डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए, मतलब ZYX कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ZYX कर दिया जाए, ठीक है, तो अभी भी ये क्या है, डिविजिबल बाई 7 है, तो फिर यूनिट डिजिट को कैंसिल करो और -2 का मल्टीप्लाई कर दो। भाई देखो, x में
अगर मैं -2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, -2x। ठीक है, तो -2x को इसमें ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, zy -2x आ जाएगा। और अगर ये डिविजिबल बाई 7 है तो ये 7 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास क्या आ गया, xy -2z इक्वल टू कितना आ गया, ये 7a है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10x प्लस y -2z इक्वल टू 7a। अब ये क्या है, zy -2x इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 7b। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10z और प्लस y और -2x, ये 7b के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको जो है सब्सट्रैक्ट कर दूं, घटा देता हूं, ठीक है, मान लो सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा ना, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा भाई, y वाला तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10x माइनस जेड इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x माइनस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7a माइनस बी। ये 7 का मल्टीपल है, a माइनस बी क्या है, कुछ नंबर है, 7 का मल्टीपल। तो ये कितना आ जाएगा, 12x माइनस जेड आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7a माइनस बी। अब x और z को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, x और z को क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये देखो, ये तो 7 से डिविजिबल है नहीं, तो अगर ये 7 का मल्टीपल है राइट हैंड साइड, तो x माइनस जेड को भी 7 का ही कोई मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो x और z की क्या क्या वैल्यू हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। एक तो हम 9 सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, 9 माइनस 2 7 हो जाएगा। एक हम लोग 8 और 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। एक हम 7 0 सेलेक्ट कर सकते हैं, तो भी जो है ये 7 हो जाएगा, बट इसको हम लेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये 3 डिजिट नंबर है और रिवर्स करने पर भी ये 3 डिजिट है, और जो है 3 डिजिट नंबर है और 7 से डिविजिबल है। अगर आप z की जगह 0 ले लेते हो तो 0 yx हो जाएगा, सिर्फ yx बचेगा, ये 2 डिजिट बचेगा। इस वजह से इस पेयर को हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने नंबर पॉसिबल आ जाएंगे, तो देखो क्या क्या आएंगे। तो x हमारा कितना है, x यहाँ पे एक तो xz की वैल्यू, एक तो कितनी आ गई, xz की वैल्यू 9 और 2। तो यहाँ से नंबर कौन कौन से जनरेट होंगे, तो x की वैल्यू 9 ले लो, ठीक है, और yz की वैल्यू 2 ले लो, एक नंबर ये जनरेट हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर कौन सा जनरेट हो जाएगा, दूसरा नंबर इसमें रख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा x की जगह 8 ले लो और y की जगह कितना ले लो, y ही रखो, और इसकी जगह z की जगह 1 ले लो। तो 2 नंबर ये जनरेट हो गए, और यहाँ से 2 नंबर जनरेट हो जाएंगे। z की वैल्यू कितना ले लोगे, इसी को रिवर्स कर दो, 2y 9 और 1y 8। तो टोटल हमारे पास कितने नंबर आ गए, 4। तो आंसर हमारा फाइनली कितना आ गया, 4 ऐसे नंबर पॉसिबल है, 4 नंबर्स, ठीक है, आर पॉसिबल। क्लियर, तो कितने नंबर पॉसिबल हैं, 4 नंबर्स पॉसिबल है। आई थिंक समझ में आया होगा।